नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आइए देखिए। देखिए क्या कह रहा है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दिल्ली से चेन्नई। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके सासा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। देखिए, आज हम इस पाठ का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जो शुरुआत में जो मनुष्य था वो क्या करता था, इधर उधर घूमते थे। तो वो क्यों घूमते थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक। अब आखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहते हैं? आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। क्या करना? शिकार करना। और खाद्य यानी खाने योग्य, और संग्रह यानी इकट्ठा करना। मतलब शिकार करके अपने खाद्य का क्या करते थे? खाने के लिए चीज़ों को इकट्ठा करते थे। उसे कहते हैं आखेटक खाद्य संग्राहक। देखिए, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण देखिए, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। जब वो एक जगह पर रहते थे तो वहाँ पर आसपास में जितने भी पौधे थे, फल थे, जानवर थे, उनको तो वो खा जाते थे, फिर वो समाप्त हो जाता था। अब वहाँ कुछ भी नहीं था तो वो दूसरी जगह भोजन की तलाश में जाया करते थे। एक तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना सहारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। पहला कारण तो क्या था कि जब कोई भोजन नहीं मिलता था तो दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण क्या था कि कोई जो पशु है या शिकारक है वो दूसरी जगह चले जाते थे तो उनके पीछे पीछे चले ये भी जाते। तीसरा कारण है मौसम के अनुसार। अब मान लो कहीं मौसम सूखे का है तो वहाँ तो फल फूल है ही नहीं, तो वो भूखे मर जाएंगे। तो वो उपयुक्त मौसम होता था, उसके अनुसार जगह बदलते रहते थे। अब देखिए, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक है
आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो शुरुआती मनुष्य था उसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो आइए देखिए। बताया गया है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो प्राचीन समय के जो मनुष्य है, शुरुआत में जो मनुष्य थे, उन्होंने अपने लिए क्या काम करने के लिए पत्थर, लकड़ियाँ या हड्डियों के औजार बनाए थे। क्या बनाए थे? औजार। और इनके अवशेष आज भी मिलते हैं। तो इससे मालूम हो जाता है कि पुराने समय के मनुष्य का जीवन किस प्रकार का था। आगे देखिए, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। आगे देखिए, अब अगला टॉपिक है रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। आप अपनी किताबों में आपकी किताब के अंदर मानचित्र आया होगा, उस मानचित्र में देखना है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। जहाँ उस नक्शे में यदि आपको लाल कलर का जो त्रिकोण दिया गया उसका मतलब है कि वे वो पूरा स्थल हैं। पूरा स्थल का मतलब प्राचीन स्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आगे देखिए, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। अब देखो आगे क्या कह रहा है। शैल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है। देखो ये एक शैल चित्र है, इस चित्र के बारे में बताओ। तो आपको क्या दिख रहा है कि आगे एक जानवर दौड़ रहा है, शायद हिरण जैसा दिख रहा है। उसके पीछे एक आदमी दौड़ रहा है, उसके हाथ में कुछ हथियार है और वो उसका शिकार कर रहा है। तो शिकार करते हुए दर्शाया गया है ये चित्र। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। उनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जो पुराने समय में जो मनुष्य था वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफाओं में। फिर जब वो गुफाओं में रहते थे तो अपनी दीवार, गुफाओं के अंदर दीवार होती है, उन दीवारों पर क्या बनाते थे? चित्र बनाते थे। तो ये आपने जो ऊपर देखा है वो चित्र उनकी गुफाओं में बना हुआ था। और ये चित्र कहाँ बना हुआ है? मध्य प्रदेश में, वहाँ पर दक्षिणी उत्तर प्रदेश है ना, उनकी गुफाओं से ये चित्र मिले हैं जो बहुत ही बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में ये अभी शिकार कर रहा है और ये जानवर आगे दौड़ रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है। आगे देखिए, अब देखिए पूरा स्थल किसे कहते हैं। हालांकि पूरा स्थल का मतलब होता है प्राचीन स्थल, प्राचीन समय का स्थल। लेकिन अब इसको विस्तार से देख लो। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है ना। उस स्थान को कहते हैं जहाँ क्या मिलता है? औजार मिलता है, बर्तन मिलते हैं, इमारतें, उनके अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आगे देखिए, आग की खोज। सबसे पहले आग की खोज कैसे हुई, किसने की? तो देखिए मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ संख्या 13। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कौन सी गुफा में मिला है? कुरनूल गुफा में किसके अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। शुरुआत में जो मनुष्य आग जलाना भी सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए,
मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। कोई खतरनाक जानवर आ जाता था तो उनको आग जलाकर उनको डरा भगाकर भगा देती थी। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? किस लिए करते हो भाई? तो देखो, नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। ये दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। ये नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। इस पूरा पाषाण काल में क्या होता था कि उस समय के जो लोग थे वो अपने औजार किसके थे? उनके पास औजार थे पत्थर के। किसके थे? पत्थर के औजार थे, इसलिए उनको पूरा पाषाण कहा गया है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। अगला टॉपिक है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। उसके बाद टॉपिक है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास सारा रख कर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? बता सकते हो भाई? अगला टॉपिक है एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे।
कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अगला टॉपिक है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। कैसे? तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। ठीक है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अलावा जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अगला टॉपिक है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है। उनके लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बना देना। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देख लीजिए ये औजार जो पत्थर के बने हुए हैं। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में
ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। आगे है फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। ये चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारी द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अगला टॉपिक है एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक सताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया सकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवर की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ शब्द पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। ये आपके अभ्यास प्रश्न है। इसी के साथ हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।